नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज का जो मैंने एडिटोरियल लेक्चर अपलोड किया था, उसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट है, प्रीमियर हैं, शी जिनपिंग, उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल छूट गया था, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ साथ आगे बढ़ने से पहले वही सारी बातें, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अब से आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाया करेगी। पहले क्या है, 1 या 2 दिन के गैप में मैं पीडीएफ डालता था, अब से मैं डेली पीडीएफ को अपडेट करवा दिया करूंगा। उससे अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। पहले बात करेंगे एलएसी स्टैंड ऑफ की। देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, उसे हमसे ज़्यादा चाइना देख रहा होगा। पार्लियामेंट के सेशन में राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट को बताया कि चाइना ने 1993 और 1996 के बॉर्डर एग्रीमेंट्स को तोड़ा, और अभी के लिए जो करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी पे ले, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चाइना। अभी इसके अगेंस्ट में सीधे सीधे रिस्पॉन्स आया है चाइना की तरफ से वेडनेसडे को, जिसमें चाइना ने इंडिया को ब्लेम किया है फॉर वायलेटिंग बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट्स। ठीक है ना? और साफ साफ बोला है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेंशंस। 1993 और 96 एग्रीमेंट्स को इंडिया ने वायलेट किया है। ऐसा किसने बोला है? फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वैंग वेनबिन ने। कहां पे? बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ओके, चाइना ने इंडिया को यह भी हिदायत दी है कि तुरंत डिसएंगेजमेंट करिए और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज काम की। रोज कुछ ना कुछ अपडेट इससे रिलेटेड आता ही रहता है, मैं आपको देता ही रहता हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट कोविड-19 में निकल के ये आ रहा है कि रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बनाया है। अभी एडिटोरियल में अक्सर कर मैंने इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में बातचीत करी है। क्यों इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन की एफिशिएंसी पे रशिया में सवाल उठाया जा रहा है। अभी एक रीसेंट न्यूज इससे रिलेटेड ये निकल के आ रही है कि रशिया की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन कैंडिडेट के फेज 3 ट्रायल्स करा रहे हैं। देखिए, फेज 1 ट्रायल और फेज 2 ट्रायल में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं इस स्पुतनिक वैक्सीन में थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब कोविड-19 की बीमारी को ये थोड़े हद तक कम कर पा रहा है, लेकिन एक बड़े पॉपुलेशन में इसका ट्रायल करा के ओवरऑल इसके साइड इफेक्ट्स को देखना, ये किया जाता है फेज 3 ट्रायल में। और फेज 3 ट्रायल अभी के लिए स्पुतनिक 5 वैक्सीन के चल रहे हैं। इस फेज 3 ट्रायल को चलाने का जिम्मा किसका है? रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का। अभी के लिए रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इंडिया की एक कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ पार्टनरशिप की है, और यह बोला गया है कि इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग होगी, फेज 3 टेस्टिंग। और फेज 3 टेस्टिंग के बाद अगर ये वैक्सीन अप्रूव हो जाती है और इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसको अप्रूवल दे देते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में 100 बिलियन डोजेस रशिया इंडिया को सप्लाई करे। अभी कहीं पे भी यह बातचीत नहीं हुई है कि इस वैक्सीन को इंडिया में बनाया जाएगा। अभी के लिए जो एग्रीमेंट की डिटेल्स हमारे सामने निकल के आ रही हैं, वो यही निकल के आ रही है कि वैक्सीन को तो रशिया में ही बनाया जाएगा, लेकिन इसका फेज 3 ट्रायल इंडिया में होगा, जिसके लिए डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है RDIF के साथ, रशिया की इस बॉडी के साथ। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की एफिशिएंसी पे कमाल उठाए जा रहे हैं। ये है क्या? ये एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म है। अभी बात हुई होती है एडेनो वायरसेस क्या होते हैं। एडेनो वायरसेस होते हैं कॉमन वायरसेस जो बहुत सी इलनेस करते हैं। इनकी इलनेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डायरिया, पिंक आई। इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स आपके कोरोना वायरस के हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, फीवर, कोल्ड लाइक सिम्टम्स, यही कोरोना वायरस में भी आ रहा है। तो एडेनो वायरस इन्फेक्शन से जूझने के लिए जिस तरीके की वैक्सीन बनाई जाती हैं, उनको आप एडेनोवायरल वैक्सीन कह सकते हो। अभी ये एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे ही आधारित वैक्सीन है स्पुतनिक 5। इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रूव हुए हैं रशिया में, लेकिन एक बड़े स्केल पे इसका ट्रायल नहीं हुआ है। ट्रायल अभी के लिए चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है और इंडिया में भी चलेगा। अच्छा, एक और बात, अगस्त 11 को ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसको डेवलप किया गया था गमालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशिया ने 11 अगस्त को रजिस्टर किया। बाद में आपने न्यूज भी सुनी होगी कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी डॉक्टर को सबसे पहले ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई थी। रशिया में एक बहुत बड़ी हेल्थ फ्रेटर्निटी ये बोल रही है कि वैक्सीन पोटेंशियल वैक्सीन है। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है हेल्थ फ्रेटर्निटी का रशिया में जो इसके अगेंस्ट बात कर रहा है। इनफैक्ट रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बहुत ही कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ने इस वैक्सीन के रजिस्टर होने पर रिजाइन कर दिया था। बट चलिए, वो सब चीजें तो होती ही रहती हैं। आगे की डेट में
ये स्पेक्ट्रम 5 वैक्सीन कितनी अच्छी निकल के आती है तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ट्रायल के लिए बातचीत हुई है और ट्रायल इंडिया में और भी वैक्सीन के हो सकते हैं, हो रहे हैं, अप्रूवल नहीं मिला है। हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से कोई वैक्सीन आ जाए और ये कोरोना की प्रॉब्लम खत्म हो। स्टबल बर्निंग की बात करते हैं। स्टबल बर्निंग आपको पता है ना दोस्तों, एक बार चावल की, गेहूं की खेती हो जाती है तो नीचे स्टबल्स बचते हैं। अभी क्या होता है कि राइस की और पैडी की और आपकी वीट की हार्वेस्टिंग हो गई, नीचे उसके डंठल बच गए। अब ये डंठल किसी काम के नहीं होते हैं। अब अगर आप डंठल को हाथों से निकलवाओगे तो वो बहुत मैनुअल इंटेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, उसमें काफी खर्चा आ जाएगा फार्मर्स के पास, और फार्मर्स के पास ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, एक बार क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद उनको फिर से फील्ड को तैयार करना होता है अगली क्रॉप के लिए। तो वो क्या करते थे, स्टबल को जला देते थे। अभी पंजाब हरियाणा के आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे जो स्टबल बर्निंग थी बहुत ज्यादा होती थी, वैसे तो पूरे इंडिया में होती है। अभी उसके चलते दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये एक मेजर एनवायरमेंटल इशू बन के आया है हमारे सामने पिछले 5 से 6 सालों में। तो यहां पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल किया गया कि भाई इस मेजर एनवायरमेंटल इशू में आप क्या कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने बोला है कि पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिससे स्टबल को, जिसको आप जला के धुएं में उड़ाते हो, उसको मैन्योर में बदला जा सकता है। तो कुछ कैप्सूल्स बनाए गए हैं, उन कैप्सूल्स को पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा इस स्टबल के पीछे, और ऑटोमेटिकली ये स्टबल कुछ समय के बाद मैन्योर में बदल जाएगा। ऐसा किसने बोला, गोपाल राय जी ने। गोपाल राय जी ने किसके बेसिस पे बोला, उन्होंने बोला कि मैं मिला डायरेक्टर ऑफ पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से, जिसने मुझे ये बताया कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे स्टबल को सीधे मैन्योर में बदला जा सकता है एक कैप्सूल की मदद से। उस कैप्सूल को पानी में मिलाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कैप्सूल की मदद से बदला जा सकता है तो कैप्सूल खरीदने में भी खर्चा आएगा। तो कैप्सूल को खरीदने का खर्चा और उसको स्प्रे करने का खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। धीरे धीरे करके इस स्टेबल बर्निंग, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को इतना नुकसान हो रहा है, इसको हम खत्म कर देंगे। फिर मिनिस्टर साहब ने यह भी बोला कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के राज्यों के साथ भी हम लोग टच में आएंगे और वहां पे भी ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे फार्मर्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम आए और एयर पॉल्यूशन भी कम हो। अभी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट है ये प्रूव नहीं हुआ है। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स के साथ ये मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, डायरेक्टर भी होंगे पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को, और वहां पे इस टेक्नोलॉजी को सामने सामने लाइव होता देखा जाएगा। तो आगे आने वाले 1-2 दिन की न्यूज में पता चल जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। हिंदू के एडिटोरियल में 1-2 तो एनालिसिस इसकी आ ही जाएगी। सबसे खास बात दोस्तों ये है मेरे हिंदू एडिटोरियल की, ये हिंदू एडिटोरियल में मैं जितने भी करंट, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल न्यूज चल रही सबकी एनालिसिस हो जाती है। अब मैं सबकी अलग अलग एडिटोरियल वीडियोस तो बना नहीं पाता हूं दोस्तों, लेकिन मैं दिन के बेसिस पे कम से कम 5 से 6 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करता हूं। इन 6 एडिटोरियल आर्टिकल्स में सारे करंट अफेयर्स एक डेप्थ में डिस्कस हो जाते हैं। तो अगर आपने एक साल लगातार मेरे एडिटोरियल्स को देखा है, आपको सारे करंट टॉपिक्स के बारे में पता होगा। प्लस पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूं, तो उस पीडीएफ को लेकर आप अपने नोट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। आपको पता है भैया 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस आए हैं और इन 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस के चलते बहुत बहस उठ रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। खासकर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो ज्यादा डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इन 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस के पास होने से एग्रीकल्चर में एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और प्राइवेटाइजेशन होगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो चीज है वो बंद हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यहां पे चीन निकल के आती है कि जो 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस इसके बारे में जानिए। तो आप वाई एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ इंडिया आर फेलिंग, इसको मेरे नाम के साथ सर्च मारिए यूट्यूब पे, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों में इंडिया में एग्रीकल्चरल पॉलिसीज चल क्यों नहीं रही है। वहां पे मैंने आपको इन 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस को भी डिटेल में समझाया है। वहां पे पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा। शायद 20 या 25 मिनट की वीडियो है। तो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स बोल रहे हैं कि अगर इन 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस को आप लोग क्यों आते हो, तो सबसे पहली बात, एसेंशियल कमोडिटीज में जो होर्डिंग होती है उस होर्डिंग को आप अलाउ करोगे। तो ये प्राइवेट ट्रेडर्स और मिडिलमैन क्या करेंगे, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, पोटैटो, ओनियन, इनको सस्ता जब होगा तो खरीद के अपने पास स्टोर कर लेंगे। जब इन चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे तो उसको महंगे दामों में मार्केट में उठाएंगे। तो फार्मर को कुछ नुकसान, फार्मर को कुछ फायदा नहीं होगा, जो फायदा होगा वो मिडिलमैन और ट्रेडर्स को होगा। ये बात बोली गई है। और खास बात यह कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे देश में, वो काफी हद तक इंटरमीडिएट्स पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था वो इंटरमीडिएट्स की ताकत को कम करता था। अब आपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा के इंटरमीडिएट्स को फिर से स्ट्रांग कर दिया है। उसके बाद अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करोगे, प्राइवेट सेक्टर को इन सब चीजों में मिलाओगे,
तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है ना, वो कॉर्पोरेट हाउसेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब वो कॉर्पोरेट हाउसेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो अपने मुताबिक दामों पे फार्मर से धान खरीदेंगे। अभी वो फार्मर से अपने मन मुताबिक धान खरीदेंगे तो भाई फार्मर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वही लोग प्रॉफिट कमाएंगे। फिर ये भी बोला जा रहा है कि इन फार्म ऑर्डिनेंसेस के चलते जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है ना, एपीएमसी एक्ट है ना, इसकी ताकत कम हो रही है। ठीक है ना, एपीएमसी एक्ट की ताकत कम होगी तो होगा क्या कि भैया प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस अपनी खुद की मंडी लगा पाएंगे स्टेट में, और जब उनकी खुद की मंडी लगेगी स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट की ताकत तो ना के बराबर हो जाएगी, फिर वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स की चलेगी। तो ये सब बातें बोली जा रही। तो ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा। हालांकि एपीएमसी एक्ट के अंदर भी जो मंडी है, एक्सप्लॉयटेशन तो यहां पे भी हो रहा है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखिए समय ही बताएगा। मेन चीज यहां पे जो अपोजिशन हो रहा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हो रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि गेहूं चावल को अगर फार्मर ने उगाया है तो उस गेहूं चावल को कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट खरीद लेती है। अब बोला जा रहा है कि फार्म ऑर्डिनेंस आ रहा है और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, तो बोला यह जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कम जाएगी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होगा। यानी मेजर ऑफ द प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। सरकार कम खरीदेगी, सरकार कम खरीदेगी तो फार्मर्स एमएसपी पे अपने क्रॉप्स को बेच नहीं पाएंगे, तो इससे फार्मर्स को नुकसान होगा। अब देखिए कुछ हद तक यहाँ पे फार्मर्स का पॉइंट भी सही है, कुछ हद तक यहाँ गवर्नमेंट का भी पॉइंट सही है। फार्मर्स को जो मिडिल मैन है, ट्रेडर्स हैं, वो काफी परेशान करते हैं। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो फार्मर्स के हित को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मर्स को उनका ड्यू मिले, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं एपीएमसी एक्ट को हटाना भी मेरे हिसाब से सही है, चूंकि एपीएमसी एक्ट में बहुत शोषण होता है फार्मर्स का, यहाँ पे कोई बहुत भला नहीं हो रहा है फार्मर्स का। लेकिन प्राइवेट कंपनीज आके कितना भला करेंगी ये पता नहीं है, एक चीज। दूसरी बात, यहां पे जो फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म ऑर्डिनेंसेस के अगेंस्ट, उनका एक और पॉइंट बोलना है कि आप सारे क्रॉप्स में एमएसपी लेके आओ। अभी सारे क्रॉप्स में एमएसपी नहीं लाया जा सकता है और अनलिमिटेड एमएसपी नहीं लाया जा सकता है। हर चीज सरकार नहीं खरीद सकती है। लोगों को यह लगता है कि सरकार के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो खरीद ले, उसके पास अनलिमिटेड पैसा, उसके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी और कॉमर्शियल, आप कह सकते हो कि जो कॉमर्शियल बेनिफिट है उनको भी देखना पड़ेगा। ये चीज कितने अच्छी तरीके से काम करेगी, कोई भी पॉलिसी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है 2-3 साल पहले उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। 2-3 साल के इंप्लीमेंटेशन के बाद हमको हल्का हल्का आइडिया लगना शुरू होता है कि पॉलिसी कैसी अच्छी है कितनी बुरी है। मनरेगा को लाइक कितने साल हो गए, आज तक इस बारे में बहस हो रही कि मनरेगा अच्छा है या बुरा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया ब्रू सेटलमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिजोरम में ये ब्रूज रहते थे, उनके खिलाफ काफी अत्याचार हुआ मिजोरम में, तो इनको भाग के आना पड़ा, तो ये त्रिपुरा गए। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट ने और ये जो ब्रू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने आपस में बैठ के बातचीत करी। तो बोला गया कि ठीक है भाई, कुछ ब्रूज वापस मिजोरम जाएंगे, कुछ लोग वापस ऑलरेडी जा चुके थे, कुछ लोग को त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भी अलॉट किया, त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिला इसके लिए, मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिला इसके लिए, ब्रू कम्युनिटी के लोगों को भी पैसा मिलेगा इसके लिए। अब ग्राउंड लेवल पे कितना पैसा कितनी सही तरीके से दिया जा रहा है वो एक अलग बात है। अभी के लिए त्रिपुरा में इन ब्रूज को सेटल किया जा रहा है। अब ये जो सेटलमेंट हो रहा है दोस्तों, वो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है जिसको बोला जाता है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। अगर आप त्रिपुरा के मैप को देखो तो ये आपको नजर आ रहा है त्रिपुरा का मैप। अभी त्रिपुरा के मैप में आप देखोगे दोस्तों, ऊपर की तरफ बांग्लादेश, वेस्ट की तरफ बांग्लादेश, साउथ की तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश से 3 तरफ से घुरा हुआ है त्रिपुरा। ईस्ट की तरफ मिजोरम नजर आ रहा है और ऊपर की तरफ आसाम नजर आ रहा है। नॉर्थ त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आसाम के साथ भी बाउंड्री बनाती है, मिजोरम के साथ भी बाउंड्री बनाती है, बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री बनाती है। तो त्रिपुरा पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि त्रिपुरा की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट्स के साथ और एक कंट्री के साथ बाउंड्री बनाए, तो वो हो जाती है नॉर्थ त्रिपुरा। अभी इस नॉर्थ त्रिपुरा में एक डिवीजन है जिस डिवीजन का नाम है कंचनपुर। आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो डिवीजन है नीचे की तरफ, ये कंचनपुर है। ठीक है ना, और यहीं पे इसी नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में एक और डिवीजन है जिसका नाम है पनी सागर। अब हो ये रहा है कि भाई देखिए 35,000 ब्रूज को कंचनपुर इलाके में और पनी सागर इलाके में रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है और आसपास के इलाकों में इनको सेटल करने की बातचीत कही जा रही है। अभी नॉर्थ त्रिपुरा में जो लोग रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे ब्रूज को क्यों
सेटल कर रहे हो, आप पूरे के पूरे त्रिपुरा में करो। अब यहां देखिए त्रिपुरा में कितनी डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही, सारी डिस्ट्रिक्ट में आप इक्विटेबल तरीके से ब्रूस को सेटल करिए। आप केवल नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ब्रूस को क्यों सेटल कर रहे हो, पहला सवाल यह कहा जा रहा है। फिर कुछ जो पॉकेट्स को चूज किया गया, उन पॉकेट्स में जब ब्रू सेटलमेंट हो रहा है तो जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई एक जगह पे कम से कम 500 फैमिलीज को आप रीसेटल करो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो यहां पे माइनॉरिटी में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट अत्याचार हुआ है पास्ट में, तो वो अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन ब्रू कम्युनिटीज हैं नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की, तो वो तो अपोज कर ही रही उनको, जो वहां के लोकल रियांग्स हैं। और रियांग्स ब्रू कम्युनिटी के लोगों को ही बोला जाता है दोस्तों, रियांग्स ब्रू कम्युनिटी के लोगों का ही दूसरा नाम है। जो पहले से त्रिपुरा में रियांग्स रह रहे हैं नॉर्थ त्रिपुरा में, वो भी ब्रू कम्युनिटी के लोगों को आने से रोक रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम जहां पे रहते हैं वहां पे लिमिटेड फार्मलैंड्स हैं, हम लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उसके लिए फार्मलैंड्स बहुत लिमिटेड हैं। अभी इतने सारे लोग और आ जाएंगे यहाँ पे तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं लोगों को यहां पे सेटल होने के लिए। तो जिन इलाकों में इनको ब्रूस को सेटल किया जा रहा था वहां पे इनको सेटल होने से वहां की जो लोकल कम्युनिटी वो मना कर रही है। जो लोकल कम्युनिटी कह रही है कि इनको पोर्नो जॉयपारा वाले इलाके में भेज देना चाहिए, वहां पे भी अगर आप सेटल कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1000 फैमिलीज को सेटल करो। तो काफी इनके अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, जो ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी बनी है जिसमें बंगाली और मिजो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 4900 ब्रू फैमिलीज को सेटल किया जाए, वो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में सारे की सारे ब्रू फैमिलीज को सेटल कर दोगे तो यहाँ पे जो सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सब पे इंपैक्ट आएगा। अगर आपको करना ही है तो पूरे त्रिपुरा में इक्विटेबली आप ब्रू को रीसेटल करवाइए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन गया है। आगे बात करते हैं, बाबरी डेमोलिशन केस वर्डिक्ट ऑन 30 सितंबर। एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट बनाई गई थी यूपी में 30 सितंबर को। अभी देखिए, नहीं 30 सितंबर को इसका जजमेंट आने वाला है, ये 28 साल पहले बनाई गई थी। आपको पता है 1993 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। मुगल एरा के दौरान ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, बाबर के नाम पे थी, इसको हटा दिया गया। उसके अगेंस्ट कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए गए जिसमें बीजेपी लीडर एलके आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह। अभी कल्याण सिंह उस समय पे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ है 6 दिसंबर 1992 को है, मैंने गलती से 1993 बोल दिया। तो ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को अपना जजमेंट सुनाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। जो डिफेंस लॉयर हैं के मिश्रा, वो ये बोल रहे हैं कि जब भी जजमेंट सुनाया जाएगा, जितने भी लोग एक्यूज्ड हैं उनका कोर्ट में रहना जरूरी है, ताकि अगर उनको सजा दी जाती है तो उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया जा सके। तो इन सब चीजों पे यहां पे बातचीत करी गई है। आगे बात करते हैं, प्लिया इन सुप्रीम कोर्ट सेज डेलिबरेट ओमिशन टू इंस्टॉल फेल सेफ सिस्टम्स इन मैंगलुरु कोझिकोड एयरपोर्ट। आपको पता है रिसेंट दोस्तों कोझिकोड एयरपोर्ट में एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें कुछ लोगों की जाने गई। मैंगलुरु में एक प्लेन क्रैश हुआ था 2010 में, उसमें लोगों की जाने गई थी। तो बात यहां पे ये बोली गई है कि देखिए, इन जानों को जाने से रोका जा सकता था अगर समय पे इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम लगा दिया जाता। और इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम लगाने का जो आइडिया था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, डीजीसीए को और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को 2008 में ही दिया जा चुका था। और 2008 में अगर ये मिनिस्ट्रीज इस चीज पे एक्ट कर देती तो ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए हैं दो, जिनकी वजह से 100 जाने गई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये इंसिडेंट्स होते ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां पे बात ये करी गई है कि देखिए, ये जो पेटिशनर है 85 ईयर ओल्ड पेटिशनर, ये स्वीडिश बॉर्ग फैब्रिक नाम की हवाई जहाज के साथ आपका ट्रेनिंग कर चुके हैं। एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग सिस्टम्स में इनको काफी नॉलेज है। और ये बता रहे हैं कि ईएमएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको अगर टेबल टॉप रनवे के एंड में लगा दिया जाए, अगर ये टेबल टॉप रनवे है, यहां पे एंड पे लगा दिया जाए, तो अगर कोई प्लेन यहां पे जा रहा होगा तो उसको रोक लेगा। पहले थोड़ा हाइट पे उसको उठा के उसकी स्पीड कम करेगा, फिर एक ब्रेकर होगा जिससे वो प्लेन नीचे खाई में नहीं गिरेगा। तो प्लेन को नुकसान होगा पर उतना नुकसान नहीं होगा और उतनी जान माल का नुकसान नहीं होगा। ये बात यहां पे बोली गई। और कहीं ना कहीं यहां पे ये भी बोला जा रहा है रिट पिटीशन में कि 2008 में ये जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये तैयार हो गई थी। इन 2008 दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज रेडी टू इंस्टॉल ईएमएएस इन कोझिकोड एंड मैंगलोर। फिर कुछ एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इस प्रोजेक्ट को
वहां पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अगर 2008 में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता तो ये जो 2 ट्रेजिक इंसिडेंट है वो ट्रेजिक इंसिडेंट होते ही नहीं। तो पेटिशनर लेके आए हैं इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एक रिस्पांस माना है कि भाई जो भी ये पेटिशनर कह रहा है इसके बदले में अपना रिस्पांस दीजिए। इस बेंच को हेड कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े। पेटिशन किसने फाइल की? दिल्ली के रेजिडेंट रजन मेहता। ओके, और उनके एडवोकेट कौन है? शोएब चौधरी। हालांकि ये इंफॉर्मेशन उतनी काम की है नहीं। फिर यहां पे एक न्यूज निकल के आ रही है स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे अगर 2 ऐसे लोग जो शादी करना चाहते हैं, वो एक कास्ट के नहीं है, एक रिलीजन के नहीं है, एक कम्युनिटी के नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कभी कभी उनकी शादियों में, ज्यादातर केसेस में उनकी शादियों में प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे जो पेटिशनर आई है वो पेटिशनर का क्या बोलना है कि देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम लोग शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी शादी के अगेंस्ट अपोजिशन होता है। अभी जब हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करते हैं तो वहां पे हमसे बहुत सी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि हमसे हमारा नाम पूछा जाता है। एक मिनट, यहां पे हमसे हमारा नाम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, एज पूछा जाता है, ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, पेरेंट्स के नाम से डिटेल्स पूछे जाते हैं, एड्रेसेस पूछे जाते हैं, पिन कोड्स पूछे जाते हैं, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, फोन नंबर पूछा जाता है, और ये इंफॉर्मेशन के बारे में कोई भी पता कर सकता है। अभी बात यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर हम शादी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको शादी करने में नॉर्मली प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। अगर हम अपनी इतनी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हमने शादी की है। अभी पूरी दुनिया को पता चल गया हमने शादी की है तो हमारी तो जान को खतरा है ना, ऑनर किलिंग जैसी चीजें बढ़ जाएंगी। यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद ए बोबड़े, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप इस पिटीशन पे अपना रिस्पांस दीजिए। साथ साथ शरद ए बोबड़े जी ने पेटिशनर से पूछा, मतलब जिसने भी ये पिटीशन फाइल की है स्पेशल मैरिज एक्ट के अगेंस्ट, उससे ये पूछा कि देखिए ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए ली जा रही है ताकि आप जो अपनी शादी को रजिस्टर कर रहे हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ये शादी लीगल हो। अभी हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं तो अब पता कैसे चलेगा कि आपकी लीगली शादी हुई है? ठीक है ना। तो यहां पे कुछ इस तरीके की बातें कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज शरद ए बोबड़े साहब। उनका भी लॉजिक देखिए कुछ हद तक सही है। बोबड़े साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए देश के कानून के हिसाब से आप लीगली शादी कर सकते हो, आप करो, बट जब आप शादी करते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उस इंफॉर्मेशन को कोई एक्सेस करके ये तो पता कर ले कि हाँ भाई इनकी शादी हो चुकी है, संविधान के लीगल प्रोविजंस के हिसाब से इनकी शादी हुई है, इनको साथ में रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जस्टिस बोबड़े जी की इस बात पे जो एडवोकेट था पेटिशनर का, उसने ये बोला कि देखिए साहब, जब भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन घर वालों के पास पहुंचती है तो ऑनर किलिंग जैसे केस, कपल को हैरेस करने वाले केस, इस तरीके के केस सामने आने लगते हैं। तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट की ओवरऑल जो आप कह सकते हो ना भावना है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट सही है या गलत है, इसके ऊपर एक बहस छिड़ी है। गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा गया है। अभी गवर्नमेंट क्या रिस्पांस देती है ये आगे आने वाले 1 या 2 दिन की न्यूज में हमको पता चल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा ने 16 सितंबर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और यह बोला गया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन के अंदर लाए जाएंगे। अभी रिसेंटली हमको कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे स्कैम देखने को मिल रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको रेगुलेट करता है। अभी के लिए बोला गया है कि चूंकि इन बैंक्स में पब्लिक का पैसा है, इसीलिए अब जो भी आप कह सकते हो कि मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन होगा, वो रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज नाउ अ डोमेन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किसमें लिखा है? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। हालांकि यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ताकत नहीं छीनी जा रही है। अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेगुलेशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल सुपरविजन किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर नियम कानून बनाना अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर है। लेकिन ओवरऑल बैंक का मैनेजमेंट, उसमें कितना डिपॉजिट, कितना पैसा बांटा, कैसे वहां के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको पैसे को सेव किया जाएगा, इसके ऊपर अब किसका रेगुलेशन रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि रिसेंटली हमको ये देखने को मिला कि 430 कोऑपरेटिव बैंक्स
डी लाइसेंस हो गए हैं, लिक्विडेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो डूब गया है। अक्सर कर पिछले कई दिनों में हमको ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है ये सही है, क्योंकि आरबीआई का जो रेगुलेशन है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में इफेक्टिव है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कोऑपरेटिव बैंक्स में भी इफेक्टिव होगा। फाइनली, एयर स्ट्राइक्स कंपनी इजराइल गल्फ पैक्ट्स। हाँ, आपको पता है, मैंने कई बार आपको इजराइल का मैप दिखाया है, फिर से यहाँ पे अगर ये इजराइल है तो यहाँ पे गाजा पट्टी और यहाँ पे वेस्ट बैंक है। अभी गाजा पट्टी में किसका राज चलता है? हमास का राज चलता है। हमास एक पेलेस्टीनियन ग्रुप है जो कि लगातार इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है पेलेस्टीनियन कॉज को मीट करने के लिए। अब हुआ ये कि भैया यूएसए में व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी, वहां पे एक साइड बहरीन और यूएई मिलके इजराइल के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। अब जिस समय पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रहे थे इनके बीच में, उस समय पे हुआ ये कि ये जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी से कुछ रॉकेट्स छोड़े गए इजराइल की टेरिटरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, इजराइल को भी काउंटर अटैक करना था, इजराइल ने भी प्लेन के थ्रू काउंटर अटैक किया। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि ये कोई बड़ी बात है नहीं, जब व्हाइट हाउस में इस तरीके का डिक्लेरेशन हो रहा था तो इस तरीके का अटैक आना इमिनेंट था। आगे बात करते हैं, मालदीव्स डिफेंस टाइज विद इंडिया। यहां पे क्या निकल के आ रहा है? अभी के लिए मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अब्दुल्ला हैं। अपोजिशन पार्टी कौन सी है मालदीव्स की? वो है आपकी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, पीपल नेशनल कांग्रेस। इनके जो प्रेसिडेंट है फॉर्मर अब्दुल्ला यमीन, ठीक है ना। अभी ये जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है, पीपल नेशनल कांग्रेस, ये क्या बोल रहे हैं? ये इंडिया के साथ जो मालदीव्स की अच्छी रिलेशनशिप हो रही है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, पीपल नेशनल कांग्रेस है, ये चाइना सेंट्रिक पार्टी है। और अभी की जो रूलिंग पार्टी है मालदीव्स की, वो कहीं ना कहीं इंडिया की दोस्त है। इंडिया ने बहुत सी जगहों पे मालदीव्स की मदद की है, जैसे कि रिसेंटली एक स्ट्रीट लाइटनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मालदीव्स में, जो कि इंडिया ने शुरू किया है। रिसेंटली इंडिया ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं मालदीव्स को, और उन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स मालदीव्स में। तो अभी जब इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स मालदीव्स पहुंचे तो इस अपोजिशन पार्टी क्या बोलने लगी कि ये फॉरेन फोर्सेस हमारे लैंड पे क्या कर रही हैं, इंडिया का इतना इन्वॉल्वमेंट मालदीव्स में क्यों हो रहा है। तो यहां पे मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो बायलैटरल ट्राइज हैं वो अच्छे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन है, हर्ट टू हर्ट रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना जरूरी है, इंडिया हमारा दोस्त है। तो इस तरीके की बातें यहां पे कही जा रही। तो जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो मालदीव्स की, वो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया है, और उसकी इंडिया मदद कर भी रहा है। अब बात यह है कि जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो जिस दिन पावर में आ जाएगी वो चाइना सेंट्रिक है, तो फिर वो चाइना की उसमें चली जाएगी। अभी यहां पे एक और प्रॉब्लम हो रही है, मालदीव्स ने बीजिंग से 1.4 बिलियन डॉलर्स का लोन ले रखा है। अभी उसके लोन के ऊपर कुछ निगोशिएशन चल रहा है कि मालदीव्स कैसे बीजिंग को ये पैसा लौटाएगा। बात यह है कि कहीं ना कहीं मालदीव्स को अब चाइना का डेप्ट ट्रैप समझ में आ गया, उनकी रूलिंग गवर्नमेंट को चाइना का डेप्ट ट्रैप समझ में आ रहा है, तो शायद वो डेप्ट ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। जनरल स्टडीज पेपर में ये चीज आपको काम आएगी। सो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अच्छे लगे हों, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर कर दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।